Assalamualaikum YouTube people. I hope you guys are doing well. This is Mubin Ahmed and we are back with a new lecture on physics. ठीक है. So आज we will be starting a new topic जिसका नाम है Center of Mass. ये कहीं ना कहीं पिछले टॉपिक के साथ कनेक्टेड भी है और आपको बहुत सारे ऐसे सवाल मिलेंगे जहाँ पे मोमेंट्स और सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट्स मिलकर आ रहे होंगे. सबसे पहले बात करिए कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है. अच्छा जी, अगर मैं आपसे कहूँ कि हर चीज़ का वेट होता है तो क्या ये चीज़ सही होगी? क्या आपको लगता है मैं सही कह रहा हूँ? ज़रा सोचो. आपके इर्द गिर्द आप जो भी चीज़ देख सकते हो, पंखा, बेड, आपका पेन, अपने आप को देख लो, अपने मोबाइल को देख लो, दरवाजे को देख लो, ठीक है, दीवारों को देख लो, सामान को देख लो, पानी को देख लो, हर चीज़ जिसको भी देखोगे हर चीज़ का मैस है, राइट? अब बिकॉज हर चीज़ का मैस है तो उसका वेट भी होगा. सबसे पहले समझो वेट होता क्या है. वेट इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ. वेट एक फोर्स है जो कि अर्थ लगाती है हर उस चीज़ पर जो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आती है. ठीक है, अर्थ मुझे अपनी तरफ पुल कर रही है, उस पुलिंग फोर्स को वेट कहा जाता है. अर्थ आपके अराउंड हर चीज़ को अपनी तरफ पुल कर रही है और उस पुलिंग फोर्स को वेट कहा जाता है. अब ये तो आप सबको पता है. फिर नई बात क्या है इसके अंदर? लेट्स अज्यूम करो कि आप इमेजिन कर लो कि आपके पास एक वुडन स्केल है, राइट? उस वुडन स्केल के अंदर मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स हैं, राइट? अब वेट तो हर मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल पे लग रही होगी, बिकॉज हर मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल का अपना मास और अपना वेट भी होगा. तो क्या अगर हमने दिखाना है कि एक ऑब्जेक्ट का वेट नीचे की तरफ फैक्ट कर रहा है, तो क्या मैं हर पार्टिकल के लिए एक एरो बनाऊंगा? सोचने वाली बात है ना. ऐसे तो आप सारी ज़िंदगी इसी में ही लगे रहोगे, है ना. फिज़िक्स तो भाई फिर आप छोड़ ही दो ना. तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इमेजिन करते हैं कि पूरे ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो एक पॉइंट से एक्ट कर रहा है, ना कि इतने सारे एरोस बनाने के बजाय हम एक एरो बनाते हैं. लेट्स सपोज आपके पास ये एक वुडन रोड था और मैं कहता हूँ कि इसका जो वेट है वो सेंटर से एक्ट कर रहा है. तो अब पढ़ते हैं डेफिनेशन. एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ अ वेट. द अर्थ्स ग्रेविटी पुल्स ऑन एवरी पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट. Instead of thinking about millions of tiny forces acting everywhere, we imagine that the entire weight acts at one single point. है ना. ज़्यादा बेहतर है ना, इतने एरोस बनाने से बेहतर आप एक एरो बना लो. और ये सही भी है, अब बताता हूँ क्यों. अब आते हैं सेंटर ऑफ मास क्या होता है. तो सेंटर ऑफ मास या इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कह लो, एक ही बात है. सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ पॉइंट थ्रू विच द एंटायर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे बी कंसिडर्ड टू एक्ट. एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से कहा जा सकता है कि इस ऑब्जेक्ट का सारा वेट यहीं से एक्ट कर रहा है. अब इसकी मैं आपको एक बहुत मज़े की मिसाल देता हूँ. अच्छा, आपने देखा होगा कि आपका कभी कभी, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात कि सेंटर ऑफ मास को आप एक ऐसा पॉइंट भी समझ सकते हो जहाँ पे आपकी चीज़ बैलेंस हो जाती है. इसको बैलेंसिंग पॉइंट की तरह भी समझा जा सकता है. अब जैसे आप देखो कि आपका जो पेंसिल होती है, आप जब इसको बिल्कुल सेंटर से अपने फिंगर पर बैलेंस करने की कोशिश करते हो तो बिल्कुल एग्जैक्टली बैलेंस हो जाती है, राइट? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेसिकली एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से हम ये कह सकते हैं कि सारा का सारा वेट एक्ट कर रहा है. एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ अ सेंटर ऑफ मास ग्रेविटी. हर ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है. और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑब्जेक्ट के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना. सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो ऑब्जेक्ट के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है. जैसे अगर आप बात करो एक पेंसिल की या एक वुडन स्केल की, तो उसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर में होता है, उसके अंदर होता है. लेकिन वहीं पे अगर आप एक रिंग की बात करो, एक ब्यूटीफुल डायमंड रिंग मेरे पास है यहाँ पे, जिसकी कुल वर्थ है तकरीबन $2.4 ट्रिलियन. मुझे पता है बहुत लंबी होगी.
इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो इसके सेंटर में होता है। हालांकि सेंटर में तो मटेरियल ही नहीं है भाई, खोखली है, लेकिन फिर भी इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर में होता है। तो यहाँ से आप ये समझ लो कि ज़रूरी नहीं है सेंटर ऑफ मास चीज़ों के अंदर ही हो, बाहर भी हो सकता है, राइट। आजकल ना मार्केट में एक चिड़िया बड़ी फेमस हुई थी भाई, वो कुछ इस तरह की प्यारी सी चिड़िया होती है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ अगर मेरे से बन गई ना। ये आगे छोटी सी चोंच, ये आगे चिड़िया, ये इसके पर, और कुछ इस तरह का नीचे उन्होंने हैंगर लगाया होता है। ये इसके आगे पाँव, दूसरा पाँव आ गया, ये आगे चिड़िया, इसकी आंख आ गई। तो ना इसका सेंटर ऑफ मास आपको पता है यहाँ पर होता है। आप जब इसको कहीं सरफेस पे रखते हो तो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाती है। बड़ी वायरल हुई चिड़िया, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मज़े की चीज़ें आ गई हैं मार्केट में, जिसको आप कहीं रखते हो ना, वो बिल्कुल बिलीव नहीं होता है कि कैसे बैलेंस हो गया, लेकिन बनाने वाले ने उसको इस तरह बनाया होता है कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जब भी आप रखते हो वो कुछ इस तरह से आ जाती है कि वो हमेशा बैलेंस हो जाती है। इतना डिटेल में जा नहीं रहा, मैं आपको वैसे एक मिसाल दे रहा हूँ कि कितना मज़े का टॉपिक है ये। तो सेंटर ऑफ मास अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है, इस चीज़ का तो समझ आ गया आपको। जैसे द रिंग हैज़ अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट इट्स सेंटर इवन दो देयर इज़ नो मटेरियल, खोखली है फिर भी अंदर है सेंटर ऑफ मास। यहाँ तक आपको इट मेक सेंस कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है, और अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। अब समझते हैं भाई इसको निकालें कैसे, हमें कैसे पता चलेगा सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है। सबसे पहले सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स, या इनको ऐसे भी समझ लो कि सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स जिनका मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिनकी कांस्टेंट डेंसिटी है। अब इसका मतलब क्या है समझाता हूँ। अब जैसे एक रेक्टेंगल है आपके पास, एक रेक्टेंगल है आपके पास, उसका सेंटर ऑफ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर में होगा, लेकिन वो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही मटेरियल का होना चाहिए, बिल्कुल सेंटर में होगा। रेक्टेंगल का बिल्कुल सेंटर में होगा, स्क्वायर का बिल्कुल सेंटर में होगा, सर्कल का बिल्कुल सेंटर में होगा, क्यूब का बिल्कुल सेंटर में होगा, स्फेयर का बिल्कुल सेंटर में होगा। अच्छा, अगर मैं क्या करूं कि मैं इनकी डेंसिटी थोड़ी अलग कर दूं। जैसे मेरे पास एक ये रेक्टेंगल मैंने बना लिया है बड़ा प्यारा सा, ठीक है, और अब इस रेक्टेंगल को आधा तोड़ देते हैं, और मैंने इस रेक्टेंगल को थोड़ा सा तोड़ दिया, ये आ गया मेरे पास दूसरा रेक्टेंगल, और इसका कलर जो है मैं कर देता हूँ रेड। हो, रेड कर दिया मैंने। अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि इतना सा हिस्सा जो है ना, बस इमेजिन कर लो, इतना सा हिस्सा जो है वो है आयरन, और इतना सा हिस्सा जो है वो है वुड। अब ज़रा इमेजिन करो कि ये हिस्सा लोहे से बने और ये हिस्सा लकड़ी से बने। अगर आप इमेजिन करो कि इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर में है, क्या ये पॉसिबल है? क्या इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर में हो सकता है? क्या अगर आप इसको फिंगर पे रखते हो सेंटर पे, तो क्या ये बैलेंस हो जाएगा? नहीं होगा, यहाँ से नीचे गिर जाएगा, राइट। तो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स में भी एक शर्त है कि वो बिल्कुल एक ही मटेरियल से बने होने चाहिए, या उनकी डेंसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। दोनों एक ही बात है, एक ही मटेरियल से बने होना और कांस्टेंट डेंसिटी होना एक ही बात है, ठीक है। इस बात का भी ख़ास ख्याल रखना। तो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स जो एक ही मटेरियल से बन के बने होते हैं, उनका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली सेंटर में पाया जाता है, सिमेट्रिकल जियोमेट्रिकल सेंटर में पाया जाता है। फॉर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट द जियोमेट्रिकल सेंटर। अच्छा, बात करते हैं कि भाई वो ऑब्जेक्ट जिनकी डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, जिनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कांस्टेंट नहीं है, जैसे हथौड़ा। ये तो चलाया होगा कभी, मैंने बहुत चलाया, बहुत कील ठोके हैं मैंने, दीवार के अंदर भी लकड़ी के अंदर भी। तो होता क्या था कि ना, मैंने बड़ी कोशिश की है कि मैं इसको यहाँ से बैलेंस करूँ, यहाँ से बैलेंस करूँ, यहाँ से बैलेंस करूँ, और कहीं जाके ना यहाँ पर जाके ये बैलेंस होता था। यानी इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो इस रीजन में कहीं है, इस पूरे रीजन में नहीं है। अच्छा, क्या मैं इसकी पिन पॉइंट लोकेशन तो नहीं बना सकता, लेकिन हम एक ऑब्जेक्ट को देख के इतना ज़रूर बता सकते हैं कि किस रीजन में आपका सेंटर ऑफ मास पाया जाएगा। याद रखो, सेंटर ऑफ मास को आपने ऐसे समझना है, आपने उसको एज अ बैलेंसिंग पॉइंट समझना है। आपने ये सोचना है कि कहाँ पर अगर मैं इसको बैलेंस करने की कोशिश करूँ तो ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है।
एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सेंटर ऑफ मास बेसिकली वहाँ पर होता है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मास लाई करता है। अब इस रीजन में तो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मास कम है। इस रीजन में हो सकता है क्योंकि यहाँ पे मास ज़्यादा है, और यहाँ पर भी कहीं इस रीजन में पाया जाएगा। अगर हम बेसबॉल बैट की बात करें तो हम एक ये रीजन बना लेते हैं और एक ये रीजन बना लेते हैं, 50-50 कर लेते हैं। अब मुझे पता है कि इस हिस्से में मास ज़्यादा है, तो सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर होगा, इधर नहीं हो सकता। तो कहीं इधर सेंटर ऑफ मास हो सकता है, कहीं पे भी एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता, लेकिन यहाँ कहीं पे भी हो सकता है। अगर हम एक पेचकास की बात करें तो ये हल्का सा लोहे का लगा हुआ है और ये बड़ा भारी होता है पीछे ना, ये रबड़ का होता है, समटाइम्स प्लास्टिक का होता है, बड़ा भारी होता है ये एरिया। तो अगर मैं इसको 50-50 ब्रेक कर लूँ तो आई कैन से दैट कि यहाँ पर मास ज़्यादा है, तो सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर लाई करेगा, इधर नहीं हो सकता। अब इस रीजन में कहीं होगा, यहाँ एग्जैक्टली नहीं बता सकते। एग्ज़ाम में भी आपको सवाल ऐसे आएंगे कि आपको रीजन्स बना के दिए होंगे, आपको ऐसे लिख के दिया होगा, जैसे यहाँ पर A B C D, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे बताओ ज़रा। क्या D हो सकता है? क्या आप D पे इस पूरे को बैलेंस कर सकते हो? सवाल ही पैदा नहीं होता भाई, सीधा आपके पैर में जाके लगेगा। क्या यहाँ पर बैलेंस कर सकते हो? अब डिवाइड कर लो। अगर हम इस एरिया को देखें, कहाँ गया, इस एरिया को देखें और इस एरिया को देखें, तो आप देखो कि यहाँ पर मास कम है और यहाँ पर ज़्यादा है, तो सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर होगा, सी तो हो नहीं सकता। अगर बी की बात करें, हाँ बी हो सकता है। बी पे क्या बैलेंस कर सकते हो? बिल्कुल बैलेंस किया जा सकता है, लेकिन ए पे नहीं हो सकता। तो इस तरह से आपने इस सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप इट मेक सेंस। तो हम इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स का, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट्स का जिनका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है वो सेम नहीं है, अनइवन है, हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, लेकिन हम ये ज़रूर बता सकते हैं कि किस रीजन में लाई करेगा, ये देखते हुए कि मोस्टली मास कहाँ लाई करता है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। अभी तक पढ़ा सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास अंदर भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट के बाहर भी हो सकता है, और सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट जो एक ही मटेरियल से मिलकर बने होते हैं उनका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली सेंटर में होता है, और ऑब्जेक्ट्स जिनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अनइवन होता है या कांस्टेंट नहीं होता है, उनका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो वहाँ पर लाई करता है जहाँ पर मोस्टली मास लाई कर रहा होता है। अब बात करते हैं इरेगुलर लेमिना। व्हाट इज़ अ लेमिना? हमें लेमिना के नाम के इतने एक्सपेरिमेंट्स करवाए थे, याद करवाए थे, लेकिन हमें पता ही नहीं लेमिना होता क्या। अ लेमिना इज़ अ थिन इरेगुलर शीट, प्लास्टिक की हो सकती है, कार्डबोर्ड की हो सकती है, पेपर की हो सकती है, कोई भी इरेगुलर शीट ले लो, जैसे मैंने ये ले लिया, ठीक है। मुझे तो अंडा लग रहा है ये। हम ऑमलेट बनाते हैं ना, ऑमलेट नहीं फ्राई, हाँ फ्राई अंडा बनाते हैं ना, तो जब उसको तवे पे डालते हैं तो कुछ इस तरह की उसकी भी शेप आती है। हाँ ऑफ कोर्स अंडे के साथ ट्राई मत करना, वो लेमिना नहीं है, ओके। अच्छा, तो हमने क्या करना है कि हमने इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। अब इसके लिए हमें कुछ औजार चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स। सबसे पहले आपको लेमिना चाहिए जिसका आपने सेंटर ऑफ मास निकालना है, फिर आपको चाहिए एक अदद कील, नेल, एंड देन यू नीड अ प्लम लाइन। प्लम लाइन क्या होती है? धागे के साथ आपने एक हैवी वेट हैंग किया होता है, एक धागा होता है, आपने उसके साथ एक हैवी वज़न बांधा होता है और कुछ नहीं, उसको कहते हैं लेमिना। फिर नहीं प्लम लाइन, सॉरी। और हमारे पास एक अदद पेंसिल है। अब क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1, मेक अ स्मॉल होल नियर द एज ऑफ द लेमिना, सस्पेंड द लेमिना फ्रॉम द होल। आपने लेमिना के अंदर एक होल करना है, और याद रखना एज पे करना है, एंड पे करना है, यहाँ नहीं करना, 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 एज पे करना है। यहाँ कर लो, 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 यहाँ 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 यहाँ, कहीं पे भी एक होल करना है एज पे। वहाँ से आपने स्केल को अंदर डालना है और इसको हैंग कर देना है। कर दिया हैंग। अभी क्या होगा, थोड़ी देर ना ऐसे स्विंग होगा, झूले लेगा, आपने इसको झूलने देना है जब तक ये रुक नहीं जाता। हैंग द प्लम लाइन फ्रॉम द सेम पॉइंट, वेट अंटिल बोथ स्टॉप स्विंगिंग। आपने ना इसी कील पे उस प्लम लाइन को बांध देना है और इसको छोड़ देना है। अब वेट की वजह से ये एक जगह आके रुक जाएगी, लेमिना भी रुक जाएगा। पहले स्विंग करेंगे, दोनों झूले लेंगे, और झूले लेने के बाद दोनों आके स्टॉप हो जाएंगे। स्टॉप हो गए? अच्छा, अब ये लाइन जो है बिल्कुल, ये जो है ना आपकी स्ट्रिंग बिल्कुल सीधी हो जाएगी। फिर आपने क्या करना है? स्टेप नंबर 3 में ड्रॉ लाइन अलोंग द प्लम लाइन, और प्लम लाइन के साथ साथ आपने एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है अक्रॉस द लेमिना। स्टेप नंबर 4 क्या करोगे? आप इस तरह के 2 होल्स और बनाओगे,
और याद रखना ये होल्स एक दूसरे से दूर होने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर एक होल मैंने यहाँ बना लिया और एक होल मैंने यहाँ बना लिया। मैंने सेम प्रोसेस इन दोनों के होल्स के साथ भी किया। पहले अंदर इस होल से इनको हैंग किया, प्लम लाइन लटकाई और लाइन बना दी। अब जहाँ पर ये तीनों लाइंस आपस में मीट कर रही होंगी ना, ये है आपका सेंटर ऑफ मास। अच्छी तरीके से दोबारा देख लो। स्टेप 1 क्या है? मेक अ स्मॉल होल नियर द एज ऑफ द लैमिना, सस्पेंड द लैमिना फ्रॉम द होल, हैंग द प्लम line from the same point, wait until both stop swinging, draw a line along the plumb line, make 2 more holes at different positions and repeat the first 3 steps with both holes. The point where the line intersects is the center of gravity. I hope that makes sense. कुछ खास नहीं है लेकिन मज़े की चीज़ थी, ट्राई करना ज़रूर। मैंने ट्राई की थी, आप भी ट्राई करना। है ये बात है स्टेबिलिटी, बहुत मज़ेदार टॉपिक है, मुझे बड़ा पसंद है। Stability is the ability of an object to return to its original position after being slightly tilted. तो स्टेबिलिटी क्या होती है? स्टेबिलिटी एक ऑब्जेक्ट की एबिलिटी होती है कि आप उसको अगर थोड़ा सा टर्न करते हो, टिल्ट करते हो, तो कभी कभी क्या होते है ऑब्जेक्ट गिर जाता है, और कभी कभी क्या होते है ऑब्जेक्ट ना बिल्कुल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाता है, राइट? तो स्टेबिलिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर बीइंग स्लाइटली टिल्टेड। मैं कैसे समझाऊँ आपको इसका मतलब क्या है? मैं एग्जांपल देता हूँ, नीचे आ जाओ ना, एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे आपके पास ना एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, आपने ना इसको थोड़ा सा धक्का दिया, आपने इसको 30 डिग्री टिल्ट किया। क्या होता है ये? 30 डिग्री टिल्ट करने के बाद ये गिर जाता है, इट टॉपल्स ओवर। फिर आपके पास ना एक थोड़ा सा कम रेक्टेंगल, एक स्क्वायर के करीब नुमा शेप का ऑब्जेक्ट है, आपने इसको भी 30 डिग्री टिल्ट किया, लेकिन ये वापस अपनी पोजीशन पे आ गया जहाँ ये पहले था। ये टॉपल ओवर नहीं करता है। तो यहाँ पर आपने दोनों को सेम अमाउंट ऑफ टिल्ट किया, ये गिर गया, ये नहीं गिरा, ये ज़्यादा स्टेबल है। दिस ऑब्जेक्ट इज़ मोर स्टेबल एंड दिस ऑब्जेक्ट इज़ लेस स्टेबल। अब आई गेस आपको समझ आ गया है कि स्टेबल का क्या मतलब है, ठीक है? ऐसे ही नहीं कहते कि लंबे लोगों को गिराना बहुत आसान होता है और छोटे हाइटेड लोगों को गिराना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि छोटे हाइटेड लोग ज़्यादा स्टेबल होते हैं और बड़े वाले बहुत कम स्टेबल होते हैं। अब इसके के साथ मैं खुद हूँ, 6 फुट से ऊपर मेरा कद है, तो बहुत मसला होता है, ज़रा सा बैलेंस आउट होता है तो धड़म नीचे, राइट? आई होप समवन कैन रिलेट दैट। तो नाउ 3 स्टेट्स, कुछ 3 स्टेट्स आपने पढ़नी है। आई गेस ये क्लियर हो गया कि कम स्टेबल और ज़्यादा स्टेबल का मतलब क्या है, स्टेबिलिटी क्या होती है। स्टेबिलिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर बीइंग स्लाइटली टिल्टेड। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा है इसको मैं उर्दू में कैसे समझाऊँ, लेकिन आई होप समझ आ गया होगा। 3 स्टेट्स हैं। सबसे पहले अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, आपने ऑब्जेक्ट को टिल्ट किया, टॉपल ओवर हो गया, गिर गया, इस स्टेट को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। फिर आता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, आपने ऑब्जेक्ट को टिल्ट किया, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ गया, जहाँ ये पहले था वहीं आ गया, गिरने के बजाय ये ऊपर वापस आ गया, इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। फिर एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अरे भाई बॉल का क्या करोगे, उसको जिधर भी घुमाओ वो जहाँ, मतलब आप इसको थोड़ा सा टिल्ट करते हो वो वहीं जाके रुक जाएगा। आपने लेट्स सपोज इसको 30 डिग्री टिल्ट किया, ये वहीं जाके रुक गया, राइट? तो बॉल या फिर इस तरह की कौन ले लो आप, ये क्या है, ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में, यानी ये टॉपल ओवर नहीं करते हैं, आप इनको जितना टिल्ट करोगे वहीं जाकर रुक जाएंगे। अब इनके डेफिनेशन देख लो। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हेन टिल्टेड स्लाइटली द ऑब्जेक्ट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, बिल्कुल। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हेन टिल्टेड स्लाइटली द ऑब्जेक्ट मूव्स फर्दर अवे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, बिल्कुल टॉपल ओवर कर जाता है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हेन टिल्टेड स्लाइटली द ऑब्जेक्ट स्टेज इन इट्स न्यू पोजीशन। आप जितना टिल्ट करोगे जिस पोजीशन में जाएगा उसी में रहेगा, राइट? ऐसे बॉल है आपके पास। आई होप यहाँ तक समझ आया। आगे नोट्स बनाए मैंने, बना रहा हूँ, जैसे बनाऊँगा इंशाल्लाह कंटिन्यू करूँगा। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं? अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स का कहाँ होता है? ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनका मास अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उनका कहाँ पे होता है? इरेगुलर लैमिना का सेंटर मास कैसे निकालते हैं? उसके अलावा स्टेबिलिटी क्या होती है?
3 स्टेयर्स ऑफ स्टेबिलिटी हमने पढ़ी आज, इंशाल्लाह बाकी कंटिन्यू करेंगे।